जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन केमिस्ट्री की इस सीरीज़ में। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 1 पोस्ट कर दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे और उससे आगे जितने भी हमारे जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, या मैं बात करूं क्वांटम नंबर्स की, उन सभी की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है जिसमें कि आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थे वेरियस, तो वो वीडियो नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 में रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। चलिए बोहर के बारे में बात करें तो बोहर एक साइंटिस्ट था और उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। क्या क्या बातें उन्होंने की थी आइए देखते हैं। बोलता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और सेल्स। ये बोलना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, और उसी फिक्स्ड पाथ को क्या बोल दिया गया, ऑर्बिट्स बोल दिया गया, और इसको क्या बोल देंगे, सेल्स बोल देंगे। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर न्यूमेरिकली मैं बात करता हूँ तो 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। n इजिकल टू 1 फर्स्ट सेल, n इजिकल टू 2 सेकेंड, n इजिकल टू 3 थर्ड सेल। और अल्फ़ाबेटिकली बात करेंगे तो K L M N O P Q R इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है बात, तो पहला ये बात बोली उन्होंने। दूसरी बात क्या बोली, द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। बोला कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, यानी कि वो अपनी जगह पे ही रहेगा, उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा जब तक कि इसको एनर्जी दी ना जाए या फिर इससे एनर्जी वापस ना ली जाए। अगर इसको एनर्जी देंगे तो ये एक्साइट होके अगले ऑर्बिट में चला जाएगा, बोलेंगे बात बिल्कुल ठीक है। अगर इससे एनर्जी ले ली गई या इसने एनर्जी एमिट की तो ये नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, अगली बात देखिए, wavelength of radiation emitted by an electron depends on the energy difference between the initial and final orbital। अब देखो क्या होता है कि एक ऑर्बिट से, ध्यान देना, जब एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरे ऑर्बिट में, ठीक हो गई बात, ठीक है, फिर जब ये वापस आता है तो कोई ना कोई एनर्जी एमिट करता है, और ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होती है, इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिटल के ऊपर, यानी कि जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जहाँ पे ये ऑर्बिट पहुँच रहा है, उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड होगी क्या, रेडिएशन एमिटेड, जो ये रेडिएशन एमिट करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करी। हालांकि बोहर ने हाइड्रोजन के लिए ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया, या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से हो जाएंगे, वही एटम्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनके शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। चलें, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे दिया जाता है, एंगुलर मोमेंटम हम L से डिनोट करते हैं, NH/2 पाई, NH/2 पाई। N क्या है, यहाँ पे N इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लिख लेना N क्या होगा, N इजिकल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यूज़ होगी। और L को हम कैसे बताते हैं, L इजिकल टू mv/r होता है। m बोले तो मास, v बोले तो वेलोसिटी, और r बोले तो उसकी पोजीशन। ठीक है, तो इसके लिए ये भी रिलेशन बोला गया है, mv/r इजिकल टू NH/2 पाई। ठीक है जी, तो ये एंगुलर मोमेंटम, ध्यान में बात रखना, आपसे डायरेक्ट ये वाला रिलेशन भी पूछा जा सकता है। आगे देखो, एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, उसके लिए भी इन्होंने रिलेशन दिया, E इज इक्वल टू -13.6 Z² में n², और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
ठीक है। अब यहाँ पे जेड क्या होगा, जेड होगा हमारा एटॉमिक नंबर, और एन क्या होगा, एन होगा शेल नंबर। कौन से शेल में है वो, एन इजिकल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन से शेल में है। और जेड इजिकल टू एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 1 आ जाएगा, हीलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 2 आ जाएगा, लिथियम की बात करें तो 3 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक, तो ये एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे देखते हैं, ऑल द कैलकुलेशन गिवन बाय बोहर वाज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोहर द्वारा दी गई कैलकुलेशंस वैलिड थी, जिनके पास उनके बैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और एग्जांपल दिए हैं, हीलियम He पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया होता है। तो अगर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब He पॉजिटिव की बात करेंगे मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है, तो इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी हाइड्रोजन की तरह। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या बोलना चाह रहा है ये देखें, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपने ध्यान में रखनी है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। तो इस तरह से स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है, आप सभी को मालूम ही होगा। तो अगर यहाँ पे रेडियो वेव्स की बात करूँ स्पेक्ट्रा में हमारा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10⁴ इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर वेवलेंथ की बात करूँ 10⁻3, ये मीटर में वेवलेंथ बोल रहा है और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में बोल रहा है। आगे अगर हम माइक्रोवेव की बात करते हैं, तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ कितनी हो जाती है, 10⁻²। और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो 10⁸ हो जाती है, 10⁸ फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी 10⁻⁵ और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10⁻12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, या कोई भी रेडिएशन के बारे में पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, वेवलेंथ भी पूछ सकता है। आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में इनको अरेंज करो या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको अरेंज करो। तो आपको ये ध्यान में रखना है। विजिबल रीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10⁻⁻⁶ इसकी वेवलेंथ रहेगी। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो 10⁻15 होती है विजिबल रीजन। अल्ट्रा वायलेट आ जाता है आगे, 10⁻⁸ वेवलेंथ है और 10⁻16 इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरह एक्सरे भी है और गामा रे भी है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सीरीज़, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर मैं बात करूँ, सीधी सी बात करूँ, ये सीरीज़ क्या है। देखो हमारे पास क्या होता है, अब बोलेंगे सर कि सेल हैं, बोलेंगे n=1 आ गया, n=2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इस तरह इन्फिनाइट तक ये चलते रहते हैं। अब सीरीज़, ये सीरीज़ कब बनती है, देखो जब मेरे पास मान लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन 3 नंबर शेल के ऊपर है, कहाँ पे है, 3 नंबर शेल। अब ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और कौन से शेल में आ रहा है, शेल नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा देखने को मिलता है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन एमिट करता है। क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा और एक सीरीज़ बनेगी, और उसी सीरीज़ को हम ये इन सीरीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लेमन सीरीज़ दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, लेमन सीरीज़, ये सीरीज़ नंबर 1 आएगी। N1 यहाँ पे 1 रहेगा और N2 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 नंबर से 1 नंबर शेल में, 3 नंबर शेल से 1 नंबर में, 4 नंबर से 1 नंबर में, 5 नंबर से 1 नंबर में, 6 से, ऐसे इन्फिनाइट से 1 नंबर में आ सकता है। और ये जो रेडिएशन एमिट करता है वो रेडिएशन फॉल करती हैं यूवी रेज रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर या वेवलेंथ के ऊपर।
तो इस सीरीज़ की, लेमन सीरीज़ की जितनी भी रेडिएशन होती हैं वो रेडिएशन की वेवलेंथ किसके बराबर होती है? यूवी रेज के बराबर होती है। उसी तरह नंबर 2 पे बात करेंगे हम बाल्मर सीरीज़ की, और यहाँ पे अब n1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 आएगा, 4 से 2 आएगा, 5 से 2 आएगा और 6 से 2 आएगा, इन्फानाइट से 2 आएगा। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन 3 नंबर शेल में होगा, 4 नंबर में हो सकता है, 5 नंबर में हो सकता है, 6 नंबर में हो सकता है, और ये आएंगे कहाँ पे? ये शेल नंबर 2 में आएंगे। और जब भी ऐसा होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ किसके बराबर होगी? विजिबल रीजन की वेवलेंथ के बराबर होगी, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होगी। ठीक है। उसके बाद पास्चन सीरीज़ है, तो 4 से 3 में आएगा, 5 से 3 में, 6 से 3 में, 7 से 3 में, इन्फानाइट से 3 में। इंफ्रारेड रीजन में इसकी वेवलेंथ आती है। ब्रैकेट सीरीज़ की बात करेंगे तो 5 से 4 में आएगा इलेक्ट्रॉन, 6 से 4 में, 7 से 4 में, इसी तरह इंफ्रारेड रीजन इसके लिए भी। पीफंड सीरीज़ के लिए भी इंफ्रारेड रीजन होता है, हम्फ्री के लिए भी इंफ्रारेड। अब ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि बताओ भाई पास्चन सीरीज़ की रेडिएशन जो हैं वो कौन से रीजन में फॉल करती हैं या कौन से रीजन की वेवलेंथ के बराबर होती हैं? तो आ जाएगा भाई पास्चन के लिए इंफ्रारेड होगा, लेमन के लिए यूवी रेज, बाल्मर के लिए विजिबल रीजन। चलें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ सीरीज़ के वेव नंबर्स की जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए सीधा सा रिलेशन आता है हमारे पास, ध्यान से देखना। वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये बात आ गई। अब यहाँ पे ये वेव नंबर आ जाएगा, वेव नंबर की जगह हम 1/λ भी लिख सकते हैं, 1/λ इज ऑल्सो इज इक्वल टू वेव नंबर। अगर मैं आर की बात करता हूँ तो आर हमारा रेडबर्ग्स कांस्टेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू इतनी होती है 109.677, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहूँ तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगी? 109.677 सेंटीमीटर माइनस 1। ओके, जेड क्या होगा? जेड यहाँ पे हमारा आ जाएगा एटॉमिक नंबर, कौन से एटम की बात हो रही है उसका एटॉमिक नंबर क्या है वो हमें जेड बताता है। n1 बताएगा कि कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n2 क्या होगा? जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया हुआ होगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे बोहर रेडियस का भी रिलेशन हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये क्या बोलता है? आर बोले तो रेडियस और एन बोले तो उस शेल की रेडियस। ठीक है, और इसका रिलेशन क्या बनता है? 0.0529 n स्क्वायर अपॉन में जेड, और ये नैनोमीटर में बताया गया है। ठीक है, रेडियस नैनोमीटर में। अब देखो n क्या जाएगा? वही बात है, ऑर्बिट या शेल, कौन से शेल में, और जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये बोहर रेडियस। ठीक है, इसका यूज़ हमारे लिए न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर, सिंपल सा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर, ध्यान देना, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स 5th ऑर्बिट फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव एटम। अब यहाँ पे देखो रेडियस, बोहर की रेडियस पूछी है, आर एन की वैल्यू पूछी है। आर एन की वैल्यू के लिए हमें एन भी मालूम होना चाहिए, हमें जेड भी मालूम। जेड तो हमें पता लग गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप बोलेंगे 3 होता है। एन यानी कि शेल या ऑर्बिट, तो एन कौन सा है? एन हमारा 5 आ जाएगा। फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो सीधा से हमारा आंसर निकल जाएगा, और कितना आ गया इसका आंसर? 0.440 नैनोमीटर। उसी तरह इसी आधार पर एक और क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ बोहर किसके लिए? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बतानी है, और हमारे पास एटम किसका है? हीलियम का। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप बोलोगे सर इसके लिए तो 2 होता है। ठीक है, और अगर ऑर्बिट की बात करूं तो n = 1 आ जाएगा। फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ और हमारा आंसर आ जाएगा 0.026 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे एनर्जी के बारे में बात की है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी?
उसके बारे में बताता है। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की ही बात करेंगे क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बात करी हुई है। तो देखो इसके लिए ये रिलेशन बनता है, इस रिलेशन को आप ध्यान में रखिएगा। En इज इजिकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। n क्या आ जाएगा, ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है, z आ जाएगा एटॉमिक नंबर भाई, एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। एमिशन लाइंस को कैलकुलेट करना है, तो एमिशन लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला रिलेशन हमारे पास बनता है, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे n1 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा हमारा लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट, ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी, सबसे कम एनर्जी जिस ऑर्बिट की होगी, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा, ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। और n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा ऑर्बिट हैविंग हायर एनर्जी, ऑर्बिट हैविंग हायर एनर्जी। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, n2 बोला ऑर्बिट ऑफ हाई एनर्जी माइनस n1 क्या बोला, ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी इंटू n ऑफ हायर एनर्जी माइनस n ऑफ लोअर एनर्जी प्लस 1 अपॉन में 2। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एमिशन लाइंस। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन लेमन सीरीज इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम 5th ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ड्रॉप किया, 5th ऑर्बिट से। तो यानी कि n2 जो है या NH जो है, NH बोल देंगे या n2 बोल देंगे, कितना आ गया, 5 आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। अब देखो NL या फिर N1 की बात करें, वो तो दिया नहीं है, दिया है, देखो लेमन सीरीज, लेमन सीरीज में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहाँ पे रुकेगा, आके कहाँ पे गिरेगा, n इजिकल टू 1 में। तो यहाँ पे n ऑफ लोअर की एनर्जी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 वैल्यू 1 आ जाएगी। बस इसको फॉर्मूला में ही पुट करना है हमने। देखो फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास क्या बातें आ गई कि नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी बनेगी, 10 बनेंगी। कितनी बनेगी भाई, 10 बनेंगी। और ये कैसे बनेगी, अगर मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे है ये 5 है, ये 4 3 2 1, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो एक बार इधर से आएगा, फिर इधर इधर आएगा, इधर आएगा और लास्ट में इधर आएगा। ये तो हो गया एक की बात। दूसरी की बात भी आएगी जब वो 4 पे होगा, 4 में फिर 3 से आएगा, फिर 2 से आएगा, ये 4 वाले की। अब 3 वाले की बात भी होगी, 3 से 1 पे आएगा, 2 से 1 पे आएगा। अब 2 वाले की भी बात करेंगे तो 2 से 1 पे आएगा। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, देखो 4 लाइंस ये बन रही हैं, 3 लाइंस ये बन रही हैं, 2 लाइंस ये बन रही हैं, 1 लाइन ये बन रही है, कितनी हो गई टोटल, 10 लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। बाल्मर सीरीज़ की बात हो रही है। अब बाल्मर सीरीज़ हमें पता है कौन से नंबर पर आती है, n कितना होना चाहिए इसके लिए। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए n जो होता है वो 2 होता है। और यहाँ पे बोला कि 5th ऑर्बिट से ड्रॉप हो रहा है, 5th ऑर्बिट से, तो n इजिकल टू या n2 इजिकल टू 5 आ जाएगा, n1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे कितनी लाइंस मिलेंगी, हमें 6 लाइंस मिलेंगी। कितनी लाइंस, 6 लाइंस। तो वही उसी की तरह होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बात करूँ, ध्यान देना, इसी एग्जाम्पल में बात करूँ, अब यहाँ पे 5th से कहाँ पे जा रही है, ये 5th से 2nd नंबर पे, तो फर्स्ट वाले का तो काम है ही नहीं। आप बोलेंगे हाँ जी सर फर्स्ट वाले का को काम नहीं है, तो फर्स्ट वाले को देते हैं मिटा, ये इस तरह से। ठीक है, अब 5 में से दूसरे में जाएगी डायरेक्ट, फिर चौथे से दूसरे में, फिर तीसरे से दूसरे में। अगली बारी में क्या होगा, अगली बारी में चौथे से दूसरे में, तीसरे से दूसरे में। ध्यान रहे, याद रखने के लिए बताया जा रहा है।
फिर अगले में तीसरे से दूसरे में जाएंगी। यहाँ पे देखो 3 लाइंस हमें मिली, यहाँ पे हमें 2 लाइंस मिली, यहाँ पे 1 लाइंस, टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। इस तरह से ये सॉल्व होता है। चलें, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें। एन आइडियल बॉडी क्या बोलता है, ऐसी आइडियल बॉडी विच ऑब्जॉर्ब एंड एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ऐसी बॉडी, ऐसी आइडियल बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को, किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर सके और एमिट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इस बॉडी द्वारा जो रेडिएशन एमिट की जाती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखना, ऑर्डिनरी बॉडीज आर इम्परफेक्ट ऑब्जॉर्बर। क्या बोला, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण, यानी कि आमतौर पर कोई भी बॉडीज़ हैं वो इनपरफेक्ट ऑब्जॉर्बर होती हैं, मतलब कि वो हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। लेकिन ये जो आइडियल बॉडी होती हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी हो गई, वो हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को, हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, एमिट कर लेती हैं। आगे देखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इट एमिट मोर एनर्जी एट ऑल वेवलेंथ्स। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ही बात हो रही है, सॉरी ब्लैक बॉडी की ही बात हो रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा और अलग अलग वेवलेंथ की। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी से ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम, देखो प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी और यहाँ पे शब्द आ गया क्वांटम, क्वांटम शब्द आ गया, क्वांटम शब्द आ गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेव फंक्शन और पार्टिकल की बात भी हो रही होगी। तो हम देखेंगे कि आगे जब हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे बात आती है कि कोई भी एटम है या पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। हालांकि अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे ध्यान देते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल कुड एमिट और ऑब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। डिस्क्रीट का मतलब हो गया, डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ का मतलब हो गया इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर मान लेते हैं, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट की तो अगली बारी भी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, अगली बारी भी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। डिस्क्रीट मतलब सेम, ठीक है, फिक्स्ड, बट नॉट इन कंटिन्यूस में, लेकिन लगातार नहीं, कभी कभी करेगा। जब ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो अमिट कर देगा, ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी अमिट कर देगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, अमिट कर देगा, पर कंटिन्यूस मैनर में नहीं। ठीक है, एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड फोटोन्स। ये जो एनर्जी एमिट की जाती है या अब्जॉर्ब की जाती है ये स्मॉल पैकेट्स में होती हैं। कैसे, स्मॉल पैकेट्स में होती हैं, और इन स्मॉल पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोटोन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये डायरेक्ट आपको लाइन देके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में भी ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड। क्वांटम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। फोटोन इज आल्सो इज इक्वल टू क्वांटम। ओके, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक, तो ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। चलें, इन्होंने क्या बोला था, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ऑल राइट, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो, ई इज इक्वल टू एनर्जी, म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन कब आएंगे, एन, जब हम किसी पर्टिकुलर या बहुत सारे नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करेंगे। अगर मान लेते हैं 1 फोटोन है तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 फोटोन है तो 2 आ जाएगी, 3 फोटोन है तो 3 आ जाएगी। ठीक, और एच जो होता है इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी आपने ध्यान में रखनी है, वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आ जाती है एच की। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। क्या बोलता है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो
वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो मोशन करना शुरू करेंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड फर्दर, उसके बाद भी अगर और टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी विल बी हाई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग पड़ेगी। ठीक है। इंटेंसिटी शुड गो टू इन्फाइनाइट फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। देखो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी लाइट आ रही है, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, उसको हम इंटेंसिटी बोल देंगे। अगर हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा है यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, तो वेवलेंथ हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीजेस। ऑलराइट, ठीक है। एज लो टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, वेवलेंथ इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर लो होगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा इन दोनों पॉइंट्स को कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर। मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि ये एक रिवीजन सीरीज है, इसमें हम सिर्फ मेन बातें ही देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, वेवलेंथ डिक्रीजेज। वही बात आ गई। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब हम सभी जानते ही हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। बोला कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी भी सरफेस से तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्यों निकलता है? क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ती है, किसी फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है और वो फ्रिक्वेंसी इतनी होती है कि उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन बीम ऑफ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस। मान लेते हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको कितनी चाहिए? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तभी ये क्या करेगा? इजेक्ट होगा। तो मैं इसको कितनी एनर्जी वाली बीम ऑफ लाइट दूंगा? बोलेंगे सर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। जब इतनी इसको मिल जाएगी तो ये क्या करेगा? इजेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसको डिनोट किया जाता है h न्यू नॉट से। आगे देखिए, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। कितनी मात्रा की लाइट, कितनी क्वांटिटी की लाइट हम मेटल सरफेस के ऊपर फेंक रहे हैं, ये बात हो गई। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से इजेक्ट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट नीडेड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जितनी भी सबसे कम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बिलो दिस, इससे नीचे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। अगर हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट मेटल के ऊपर पड़ रही है तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या आ गई? जब h न्यू हो गया, इसको हम E बोलते हैं। अब E नॉट क्या हो जाएगा? h न्यू नॉट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी। और न्यू नॉट क्या है यहाँ पे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और यही बातें यहाँ पे बोली गई हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E इज इक्वल टू h न्यू नॉट। ठीक, आगे देखो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। बोला जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि ½ mv² के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो क्या है। मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको चाहिए एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और मैंने एनर्जी दे दी इसको, मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको इजेक्ट कराने के लिए लग पड़ी, और बाकी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो बच गई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही इस इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ओके,
चलें, देखो इक्वेशन क्या बन जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये, इसको भी ध्यान से देखना। अब एच न्यू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्केयर। ये हाफ एम बी स्केयर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। कैसे पता लगाएंगे भाई, जितनी भी हमारी टोटल एनर्जी है वो माइनस में थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ऑलराइट, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो इन्होंने बोला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम बी इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एम बी हम सभी को पता है, एम बी हो गया मास, बी हो गया वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होता है, पी के बराबर। पी इज इक्वल टू मोमेंटम। बोलो बात ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो देखो लैम्डा आ गया वेवलेंथ, एच आ गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज इक्वल टू मास और बी इज इक्वल टू वेलोसिटी। एम वी क्या होता है, पी दैट इज मोमेंटम। तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। आगे बढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक थ्योरी दी या नियम दिया, सिद्धांत दिया अनसर्टेनिटी का। क्या बोलेंगे, states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम पता लगाना एक साथ, दोनों का एक साथ पता लगाना है, बोला इम्पॉसिबल है। या तो आप एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा लो या फिर मोमेंटम का पता लगा, दोनों में से एक ही चीज होगी, दोनों एक साथ नहीं होगी। ठीक है, अब हमें पता है पोजीशन का मतलब यानी कि कहीं ना कहीं पे तो इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। मोमेंटम, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके मास इनटू वेलोसिटी, इसका मास इलेक्ट्रॉन का और बी इक्वल टू वेलोसिटी, उससे मोमेंटम का। तो या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका हुआ है तो हम इसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं, और उस समय इसका मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि ये रुका हुआ है, वेलोसिटी है ही नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तब हम इसकी पोजीशन का पता नहीं लगा सकते कि कहाँ, जैसे है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, नहीं पता लगा सकते। ठीक, और इसके लिए इन्होंने ये रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज डेल एक्स या चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन पोजीशन क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और यहाँ पे हम मोमेंटम को एम वी भी लिख सकते हैं, एम बी, तो एम डेल्टा बी, एम तो मास है भाई, ये तो चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का जो है वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी इसकी चेंज होती रहेगी। ठीक, दिस प्रूव्स बोहर मॉडल इनकरेक्ट इन रिगार्डिंग स्टेटमेंट। अब बोहर ने ये बात बोली थी कि पोजीशन और मोमेंटम का पता लगा इनडायरेक्टली, ठीक है, और इसी बात को, बोहर की इसी बात को ये इनकरेक्ट साबित करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इनकरेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको ध्यान में रखना, बोहर मॉडल की जो ये वाली की पोजीशन और मोमेंटम से संबंधित उसको इनकरेक्ट करता है। आगे देखें, इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही पॉसिबल है, ये एप्लीकेबल ही माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, लेकिन मैक्रोस्कोप्स जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो गए, उनके लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान में बात रखना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बनती है भाई। ओके, आगे बढ़े, ठीक है जी। चलो भाई, अब थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन जो है उसका नेचर कैसा होता है, बोला पार्टिकल की तरह होता है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी का पता लगाया जा सकता है, और वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ, वेवलेंथ के रिगार्डिंग
इंटेंसिटी और वेवलेंथ की वेरिएशन का पता लगाया जा सकता है, इतना आप समझो। वही देखा हमने, एच ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, बोलो ऐसा ही देखा ना। तो देखो यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, और वेवलेंथ के बारे में, ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, तो इसी से हम आगे बात करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, स्मॉल पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। देखो जो स्मॉल पैकेट्स या बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया फोटोन बोला गया, और इन्हीं को क्वांटम ऑफ रेडिएशन भी बोला जाता है। दिस इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान में बात रखना कि ये सबसे छोटी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अच्छा ठीक है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन यहाँ पे आ जाएगा कि फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू और ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये हमने अभी देख लिया है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, और एच आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे देखो, एनर्जी गेन्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी किसके यूनिट होते हैं, एनर्जी के यूनिट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने गेन की जब वो रेस्ट से मूव करने की कोशिश कर रहा है या रेस्ट से मोशन में आ रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस उस समय क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ें। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कुछ याद आ रहा है इसको देख के, ये तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, बोलो बात ठीक है, ठीक है। ई अगर एनर्जी की बात करूं और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, देखो 12.4 अपॉन लैम्डा, लैम्डा किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा, और एनर्जी को जब किलो जूल पर मोल में हमने बताना है तो E इंटू ई बी अपॉन पार्टिकल, कितने पार्टिकल हैं, इंटू 96.48। हालांकि ये कन्वर्जन्स न्यूमेरिकल में काम आते हैं, हमारे लिए बस यही जानना ज़रूरी है, एक पहले वाला ये वाला रिलेशन और एक दूसरे वाला रिलेशन, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ें, आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हमने बात कर ली, तो इसके बारे में बात अब नहीं करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पीडीएफ, यस पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। देखो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, या 100% सही से अगर मैं बात करूँ तो ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। रिवीजन में तो ये मस्ट है कि आपको अगर आप इसको पढ़ लेंगे सारी चीज़ें रिकैप्चुलाइजेशन हो जाएंगी। और स्टडी एग्ज़ाम पास करना इट इज़ नथिंग बट जस्ट रिवीजन। जितने टाइम आप रिवीजन करोगे उतना ही सही रहेगा, और साथ साथ में क्वेश्चंस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में बात कर ली। नंबर ऑफ इजेक्टर इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। देखो सारी की सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सब का सब मटेरियल एनसीईआरटी से ही बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको कोई और समस्या है तो आप वो भी बता सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपकी तैयारी में रामबाण सिद्ध होगी, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ठीक है जी। हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। आर्ट्स के लिए हमने MCQs, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब सारे के सारे क्वेश्चन, हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन होता है, 20 पर हेड।
और इसी तरह HPGK की सीरीज़ भी चल रही है, और ये केमिस्ट्री वाली MCQ सीरीज़ भी चल रही है, और रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है। तो हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।